आगे सम का सिलसिला शुरू करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नए नए सम्स करते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें वी आर डीलिंग विद द सेकेंड पार्ट, सो आई वुड राइट पार्ट बी। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट गॉर्डन मॉडल, है ना। तो गॉर्डन मॉडल किसके ऊपर है? गॉर्डन ने क्या बोला है? गॉर्डन ने जो ग्रोथ का मॉडल दिया है, तो ही हैज़ गिवन अ मॉडल फॉर केई। केई मतलब आपने अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर किया है तो उसमें मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, जिसमें केई निकालने के लिए वो क्या करता है, D1/P0 प्लस ग्रोथ। You remember this? It simply means if I invest say 100 rupees today, I'm expecting, so this is my P0. P0 मतलब आज के तारीख में मार्केट प्राइस शेयर्स का 100 रुपये। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 रुपीज। 10 rupees is the dividend that I am expecting from these shares, and also this 100 rupees, this dividend should grow by 10% every year. So that's a growth. So if you look at this formula, you will understand how much I am expecting. See, 10% तो मुझे चाहिए ही, प्लस 10% ग्रोथ चाहिए, मतलब टोटल आई एम एक्सपेक्टिंग 20% रिटर्न। दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो याद रखिए के चाहिए, D1/P0 प्लस जी। तो अगर वापस से ये फॉर्मूले को मैं लिख दूँ, के इज इक्वल टू D1/P0 प्लस ग्रोथ। कैन वी कैलकुलेट P0? एनीवे P0 कैसे निकालेंगे? अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो के माइनस P0 किया, ये एक ब्रैकेट में आ गया, है ना। और सॉरी, ये वहां चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा D1/P0। P0 कैसे जा सकता है, वो तो दोनों में कॉमन हो जाएगा ना, ऐसा। अब P0 को यहाँ ले लो, सो D1/Ke minus G. This formula can be used to calculate directly price of the shares using Gordon model. ये गॉर्डन का मॉडल है, राइट? If you remember this model, you will understand what is this, and this is the just restructuring of the formula you can say, और वैल्यू वही आने वाला, आंसर वही आने वाला। आप ये भी यूज करोगे तो भी चले, इसको यूज करोगे तो क्या फटाक से आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको रीस्ट्रक्चर करके रखा हुआ है। ये सब डिटेल आपको क्वेश्चन में दे रहेगी। यहाँ पर आपको जो समझने जैसा है, देखो, व्हाट इज P0 इज प्राइस ऑफ शेयर्स टुडे, what is D1 is expected dividend year end पे आप कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो आफ्टर इन्वेस्टमेंट। K is expected return by shareholder, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, एंड G is constant growth rate। इतना लिख लीजिए, फिर एक दो सम करते हैं। ज़्यादा सम नहीं है इसके ऊपर, ज़्यादातर वॉल्टर पे ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन गॉर्डन पे कभी पूछ लिया तो भाई आना चाहिए तेरे को। ठीक है, इसके ऊपर सम्स कर लेते हैं। पहले इजी सम से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, current market price and expected year end dividend is 90 and 4.5. That means P0 is 90, expected dividend is 4.50. Dividend growth rate is expected 7%. Compute the cost of capital under dividend growth model, वही गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। K निकालने को बोला है, so K is simply D1/P0 plus growth 4.50 upon 90 plus, always write like this, तो थोड़ा इजी हो जाता है। 4.5 डिवाइड बाई 90 प्लस 0.07 कम्स टू 0.12, दैट मीन्स 12%। इजी, ये सब इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आया था, 2 मार्क के लिए आया था, नथिंग ग्रेट। नाउ द सम विच आई एम गोइंग टू डू, इट रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ योर एफर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्टार मार्क कर देते हैं।
क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा है। मिस्टर ए है, मान लीजिए मिस्टर ए आप ही है। यू आर प्लानिंग टू परचेज 1000 इक्विटी शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी and you are expecting a 10% before tax by way of dividend with an annual growth of 5%. That means you are expecting कि 10% मेरे को dividend में ग्रोथ मिल जाए और 5% ग्रोथ मिल जाए, टोटल you are expecting 15%. Now company का last dividend paid was rupees 2 per share. This is not an expected dividend. This is a dividend which company has already paid. That means this is not D1, this is D0, है ना? वो हमको पता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ये D0 है बेटा, ओके। एंड दिस इज ग्रोथ सिंपली G एंड दिस इज एक्सपेक्टेड बाय देम, दैट मीन्स K। इवन एज ही इज कॉन्टेम्पलेटिंग, यहां तक सम पहला एक पार्ट है, तो पहले इतने का आंसर निकाल लेते हैं। सो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? K is 10%, D0 दिया हुआ है 2 rupees, and they have also given the growth rate 5%. As all of you know, if they have given us D0, we can calculate D1. कैसे? D0 में ग्रोथ ऐड कर दो, D1 मिल गया, फॉर्मूला का जितना सब चीज चाहिए था सब मिल चुका है। सो वी कैन प्रोबेबली फाइंड आउट द प्राइस। नाउ याद रखना, ये जो रेट आपने देखा ये वाला, ये सो लेट्स कैलकुलेट प्राइस D1 अपॉन K माइनस G, मॉडिफाइड फॉर्मूला, वो रिस्ट्रक्चर किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला, समझा? D1 अपॉन K माइनस G। अब D1 कितना है? 2.10, ध्यान से देखो, एंड 10% माइनस 5%, 2.10 डिवाइड बाय 5% comes to 42. If this holds good, ये सारी चीजें अगर है तो we can expect the market price to be around 42 rupees as per Gordon theory. होगा नहीं होगा जरूरी नहीं है, कम है तो अच्छी बात है, ज्यादा है तो महंगा मिल रहा है, ऐसा टाइप है। दिस इज द थेरोटिकल प्राइस दैट वी कैलकुलेटेड। यहाँ तक समझा आपको? अगर एज पर गॉर्डन मॉडल मिस्टर ए के हिसाब से प्राइस 42 रुपीज होना चाहिए। नाउ रीड अहेड। मिस्टर ए सडनली फाइंड्स क्या कि बजट अनाउंसमेंट होने वाला है, डिविडेंड्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। अच्छा, बजट अनाउंसमेंट में ऐसा है कि डिविडेंड को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब अगर वो आपका इनकम बनेगा तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। But the imposition of dividend distribution tax on the company is likely to lead to a fall of dividend of 20 पैसे per share. अच्छा, कंपनी में क्या हो गया, पहले टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर था, अब कंपनी को टैक्स भरना है। तो कंपनी को टैक्स भरना है तो कंपनी ने क्या बोला, भाई अपने लिए तो पैसा बाहर जाएगा, तो टैक्स भी दो, डिविडेंड भी दो, तो लोग ने डिविडेंड को कम कर दिया। सो देर इज अ फॉल ऑफ डिविडेंड 20 पैसे पर, 20 पैसे मतलब 0.20 रुपीज से क्या कर दिया, देर विल बी अ फॉल। A's मार्जिनल टैक्स रेट इज 30%। अब ए का टैक्स रेट क्या है? 30%। अब समझने का कोशिश करो हुआ क्या है। ये मिस्टर ए हैं, इनके आंख के सामने दो चीजें हैं। बिफोर बजट इनको एक हिसाब पता चला, एंड आफ्टर बजट इनको कुछ पता चला। ये डिविडेंड का चक्कर है बॉस। डिविडेंड बिफोर बजट क्या था मालूम है? टैक्सेबल था टू शेयर होल्डर। इसका मतलब वो इनकम ट्रीट होता था और इनकम वाज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। आफ्टर बजट टैक्स एग्जेम्प्ट होने वाला है, ठीक है? डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, और जब टैक्सेबल टू द शेयर होल्डर था इसका मतलब एग्जेम्प्ट था टू द कंपनी।
कंपनी को कोई टैक्स नहीं था इसके ऊपर, लेकिन आफ्टर बजट ऐसा हो रहा है कि इट विल बी टैक्सेबल टू कंपनी नाउ एज डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कंपनी जितना भी टैक्स देगी तो उतना पे कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा वैसा। तो पहले की पोजीशन और अभी की पोजीशन में फर्क है। पहले टैक्स कौन भरता था? शेयर होल्डर भरता था। अब तभी बताओ, शेयर होल्डर भरता था, यस और नो? तभी शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करता था मालूम है? इस पोजीशन में शेयर होल्डर वाज एक्सपेक्टिंग 10% रिटर्न। ये आपको समझा क्या? क्योंकि उनको टैक्स भी भरना था, तो वो लोग बोलता था कि भाई देख 30% टैक्स भरना है, तो हमको 10% चाहिए, क्योंकि 10% में 30% तो गवर्नमेंट ले लेगा। 10% का 30% मतलब 3% विल टेक बाई गवर्नमेंट, सो एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग 10%। ये पहले का उनका रिटर्न था। अब जब उनके हाथ में एग्जाम्प्ट हो गया है, तो ऑब्वियसली वो लोग 10% एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे मालूम? ये 10% में से गवर्नमेंट का जो 30% पहले था, अब तो देना नहीं है, तो अब एग्जाम्प्ट हो गया। तो 10% जो था दैट इज 30%, अब तो नहीं देना है, तो नाउ दे विल एक्सपेक्ट 7%, क्योंकि बात तो वही होने वाली है उनके लिए। अब रिटर्न वो लोग कम कर देंगे। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, देखो अब गवर्नमेंट को हमको देने की जरूरत नहीं है टैक्स, तो भाई हमारा पैसा बच गया। अब हमारा पैसा बच गया तो हमको रिटर्न कम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अर्लियर केई वॉज this, now the k will change to this, and accordingly you have to answer the question. Now listen, so if you ask me p0, so my answer will be d1 upon ke minus g। यही तो फॉर्मूला है। अब उसके हिसाब से मुझे कैलकुलेट करना है बिफोर बजट एंड आफ्टर बजट। so let me write before budget, आफ्टर बजट। देखो d1 कितना है? हाँ हाँ d1 बताओ। d1 was this 2.1, के 10% था, माइनस, so we calculated this 42। अब क्या होने वाला बताओ आफ्टर बजट? दिस 10 विल चेंज, दिस 10 इज चेंजिंग, 7 होगा ना ये? हाँ, उसके हिसाब से आंसर कर दो। और डिविडेंड भी कम मिलेगा, तो डिविडेंड को भी कम करना है, और 10% को 7%। तो लास्ट टाइम डिविडेंड जो पे किया था कंपनी ने, आप नोटिस कर रहे हैं 2 रुपीज पे किया था। अब कंपनी 2 रुपीज नहीं पे करेगी। अब की जो सिचुएशन है आफ्टर बजट की, उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टार मार्क किया, वो स्टार नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। D0 was 2 rupees, just pay attention, D0 was how much? 2 rupees, last dividend paid. Now it is expected that this dividend would be fall by 20 paise, so this 2 will be minus 0.2, it will be 1.80। so इसके हिसाब से आपको ग्रोथ डिसाइड करना है। so ग्रोथ इसमें ऐड कर दीजिए ताकि आपको D1 मिल जाए। so D1 would be, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग ग्रोथ पहले ऐड करके फिर 20 पैसे माइनस करें। इन दैट केस आंसर थोड़ा सा स्लाइटली फर्क पड़ेगा, बट दैट्स ऑल्सो अ राइट सॉल्यूशन। 1.89, sorry, this will be 7%, growth is same, so this comes to 94.50। post budget the price would be this। बस क्वेश्चन ने यही पूछा आपको, प्राइस क्या होगा और पोस्ट बजट प्राइस क्या होगा। जो फर्क पड़ा है इसको पड़ा है, क्यों पड़ा है वो मैंने यहाँ लिख दिया रीजनिंग। दूसरा यहाँ पे मैंने D0 को चेंज किया है ये बोल के कि प्राइस फॉल होगा। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सर पहले 2 में आप 10% ऐड कर 5% ऐड कर दीजिए, एंड देन -0.2 1.9 आएगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा।
दिस विल बी 95, 50 पैसे का फर्क पड़ेगा. सो दैट ऑल्सो एज अ करेक्ट सॉल्यूशन, आई मीन टू से. और आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी चले. ध्यान देना बेटा. D0 was 2, so you are expecting the price to be 2 plus 5%, that means you are expecting 2.10. बिकॉज ऑफ बजट फॉल होगा 0.20 का. दिस विल मेक इट 2 minus 0.2. This will make it 1.80 D1. By taking 1.8 also you can solve. कुछ गड़बड़ किया क्या? सॉरी 1.9 आएगा, इतना फर्क नहीं पड़ने वाला. आंसर विल बी 95. और हाँ, मिक्स मत करियो. तो ये भी एक आंसर है. दिस बोथ आंसर्स आर करेक्ट, कोई टेंशन का बात नहीं है. क्वेश्चन में लिया नहीं है, क्लियर नहीं है, इसके हिसाब से अपन ने किया है. अब आपके मॉड्यूल ने जो अप्रोच फॉलो करा है, ये मॉड्यूल का आंसर है. बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके, बहुत दिल से मत लगाओ इस सम को. अजम्पशंस हैं थोड़े इसमें, बहुत सारे टैक्स की चीज़ें भी हैं. शायद आपको अगर टैक्सेशन उतना अच्छे से नहीं आता हो तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आपको ना समझे. बट धीरे धीरे आ जाएगा. जैसे जैसे टैक्स की क्लैरिटी आएगी तब तक. एग्ज़ाम तो अपने को सब पढ़ने के बाद ही देना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ FM पढ़ के एग्ज़ाम देगा. क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी. बट जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था, रिक्वायर्ड calculate what should be age estimate of price per share before and after the budget announcement. सो बिफोर बजट क्या होगा, आफ्टर बजट क्या होगा प्राइस, वही पूछा है. सो बिफोर बजट ये होगा, आफ्टर बजट ये होगा. दैट्स इट. कर लीजिए. इसी कंटिन्यूएशन एक पार्ट है. चलो कंटिन्यूएशन पार्ट करते हैं. देर इज अ मॉडल कॉल CAPM. अपने को ज़्यादा नहीं, बट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके लिए मुझे कराना पड़ेगा. CAPM का फुल फॉर्म है कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल. बेसिकली दिस मॉडल इज फॉर प्राइसिंग के लिए. हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस. बट एक्चुअली यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग. कैलकुलेट करेंगे expected return by shareholder. How shareholder expect a return? So expected return by shareholder, जिसको आप KE के नाम से जानते हो, उसको कैसे कैलकुलेट करना है. तो देखो, बेसिक बोलो तो रिस्क फ्री रेट. रिस्क फ्री इसका मतलब है वो रिटर्न जिसमें रिस्क नहीं है, 0%. जैसे कि बैंक में रख दिया आपने, गवर्नमेंट का टी बिल्स आता है, या बैंक में आपको जो FD पे मिलता है. सो वी विल कॉल इट रिस्क फ्री. मतलब यहाँ पे रिस्क नहीं है, ये रिटर्न तो आपको चाहिए. प्लस मार्केट रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न. मतलब रिस्क फ्री के ऊपर मार्केट कितना रिटर्न दे रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, सब्जेक्ट टू बीटा. आई नो यू विल नॉट अंडरस्टैंड. यहाँ पर बीटा का मतलब होता है रिस्क, एंड दिस इज एवरेज रिटर्न फ्रॉम मार्केट. विल अंडरस्टैंड दिस, डोंट वरी. समझो, ट्रेजरी बिल्स पे गवर्नमेंट इज गिविंग से 6% पर एनम.
एंड जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड का जो रिस्क लेवल है, रिस्क लेवल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड बीटा इज से 2 टाइम्स एज कंपेयर टू मार्केट। 2 टाइम्स मतलब अगर मार्केट में मैं पैसा रखता हूं तो जो मार्केट रिटर्न मिल रहा है, एवरेज रिटर्न, उससे डबल रिस्क है इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूं मार्केट कितना रिटर्न दे रहा है, एवरेज रिटर्न बाय मार्केट। इसको सिर्फ थेरोटिकली समझ के लो, यू डोंट हैव मच थिंग टू बी डन हियर, से 15%। अब याद रखना मार्केट का जो रिस्क होता है वो 1 टाइम होता है, सो 15% इज गिवन बाय मार्केट। But if you invest into X Limited, which is also a part of the market bucket, then your risk is 2 times then market risk. So अब क्या समझना है आपको, समझने की कोशिश करनी है इसमें ये कि देखो 15% जो मार्केट दे रहा है उसके 2 पार्ट है। एक उसमें रिस्क फ्री रेट है, वो भी तो रहेगा ही। 6% तो आपको मैं बोल ही रहा हूँ कि लो, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा है, कितना है एक्स्ट्रा, 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 9, उसको बोलते हैं प्रीमियम रिटर्न। सो प्रीमियम रिटर्न कितना है, 15% माइनस 6%, दैट कम्स टू 9%। ये जो 9% है, देखो इसके ऊपर रिस्क आपका क्या है, 0, इसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन इसके ऊपर रिस्क है, क्या रिस्क है, अब मान लो अगर आप एक्स लिमिटेड में डाल रहे हो तो यू आर एक्सपेक्टिंग 2 टाइम्स, बिकॉज अगर मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और अगर मेरा रिस्क डबल है तो मैं जो 9% है उसका डबल एक्सपेक्ट करूंगा। सो माई माई एक्सपेक्टेड रिटर्न वुड बी 6% तो मुझे चाहिए प्लस 2 टाइम्स ऑफ 9%। सो आई कैन राइट दिस वे, और यू कैन डायरेक्टली राइट 2% ऑफ 9% का ले लेंगे। सो कितना आ जाएगा, 18% का डबल, सॉरी 9 का डबल 18 प्लस 6, सो यू विल एक्सपेक्ट 24% पर एनम। दिस इज हाउ शेयर होल्डर एक्सपेक्ट्स अ रिटर्न। सो वो देखता है कि मार्केट में क्या मिल रहा है, मार्केट का एवरेज रिटर्न क्या है, तो उसके ऊपर ये मॉडल बनाया हुआ है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीएमए फाइनल में डिटेल में ये मॉडल है, हम अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतनी चीज़ें आप जानते रहिए कौन क्या है। ओके, प्रीमियम समटाइम क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रीमियम दे देगा, मतलब आपको माइनस करके दे देगा मार्केट और रिस्क फ्री का डिफरेंस नहीं देगा तो, और ये बीटा देगा ही देगा, तो आपको ये निकालने आना चाहिए बस। ओके, इसके ऊपर एक ही समय आपकी बुक में वो सम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एंड आई एम कीपिंग इट ए गॉर्डन मॉडल के अंदर ही रख रहा हूँ, या आप इसको पार्ट, चलो कोई दिक्कत नहीं, पार्ट 3 कर दो। इसके पहले पार्ट 2 किया था, पार्ट 3 कर दो इसको। पार्ट 3 में एक ही समय इसके अंदर वो सम मैं कर देता हूँ ताकि आपको आ जाए। दिस वन, 5th वन, अ कंपनी पेज अ डिविडेंड, ना 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 ना, ये नहीं है, ये तो गॉर्डन का फॉर्मूले का है। तो कहाँ गया, हाँ यही है, सॉरी, 5th वन ओनली। Company pays a dividend of 2 per share with a growth rate of 7% and risk-free rate is 9%. Do you see the risk-free rate? The market return is 13%. Do you see the market return also? Question में क्या क्या दिया है? Company pays dividend कितना? 2 rupees per share, and G is also given to us 7%. They have also given risk-free return is 9%, and they have also given return from market as 13%. आगे बढ़ो, द कंपनी हैज अ बीटा फैक्टर ऑफ 1.5। सो कंपनी का बीटा फैक्टर दे रखा है 1.5 टाइम्स रिस्क है कंपेयर टू मार्केट। हाउएवर ड्यू टू डिसीजन ऑफ फाइनेंस मैनेजर के डिसीजन की वजह से बीटा जो है, रिस्क है, 1.75 होने वाला है। बोलने का मतलब ये है जो फाइनेंस मैनेजर है उसके डिसीजन की वजह से ये बीटा चेंज हो जाएगा, रिस्क लेवल चेंज होके क्या हो जाएगा, 1.75 टाइम्स। ओके,
एंड फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू एज वेल एज द लाइकली वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर द डिसीजन। आपको बताना है इस पे क्या आंसर आएगा, इस पे क्या आंसर आएगा, बाकी ये दोनों सेम ही रहने वाला है। ओके चलो, सबसे पहले चीज अपने को ये निकालना पड़ेगा कि के क्या दिया है। के कहां से मिलेगा सर, के तो दिया नहीं है, तो के निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, इसको लाइन खींच दिया मैंने, पहले के कैलकुलेट करते हैं। चलो बताओ के कैसे निकाल सकते हैं। सो एक के आएगा जब बीटा 1.5 था, तो के इज रिस्क फ्री प्लस, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, ये वैल्यूज रख देते हैं 9% प्लस बीटा जब 1.5 था 13% माइनस 9%, 13 minus 9 comes to 4 into 1.5 plus 9 comes to 15%. So this is when the beta was 1.5. Similar way, again we will solve the same thing. When beta is changed, say 9% plus beta, I am taking 1.75. Rest all the things are same. Risk change हुआ बस, risk change होगा तो return लोग expect करेंगे extra. 13 minus 9 into 1.75 plus 9. So due to change in the risk, people are expecting 1 more percent. That is this change. So अपने को दो के मिल गया बेटा, एक ये के है और एक ये के है। बस ये दोनों के को रख के अपने को आंसर निकालना है, प्राइस निकालना है। अब मुझे बताओ, इसमें गॉर्डन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। के सॉरी P0 वाला डायरेक्ट लगा दे, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी। अब मुझे बताओ D1 कितना है सर, विल इट बी कॉल्ड D1। अब इंग्लिश में क्या लिखा है बताओ मुझे, पेज, कंपनी पे करती है 2 रुपीज। पे किया था ऐसा नहीं बोला है, पेज वर्ड बोला है। तो अपने पास दोनों चॉइस है, आप चाहो तो इसको पकड़ के चलो ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, या फिर आप इसको लास्ट डिविडेंड मान के इसमें ग्रोथ भी ऐड कर सकते हो, दोनों भी सॉल्यूशन राइट माना जाएगा। मॉड्यूल ने अज्यूम किया है कि ये पेज मतलब इट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड, तो मैं भी वही करके कर रहा हूं। आप अगर उसको गलती से वो भी मान लोगे तो रॉन्ग आंसर नहीं माना जाएगा। सो कंपनी पेज मतलब 2 रुपीज हो गया। के कौन सा लूँ, अगर ये वाला के लूंगा तो 15% माइनस ग्रोथ ही 7%, तब क्या आंसर आता है। सो 15 माइनस 7, 2 divided by 8% comes to 25 rupees. Price is 25 rupees. This is the answer. Or similar way, P0 D1 upon K minus G. अब मैं क्या ले रहा हूँ 2, K में ले रहा हूँ 16%. So 2 divided by 9% comes to, अगर K चेंज होता है तो ये आंसर आएगा। सो कौन से K पे क्या आंसर आया, ये K पे ये आंसर है और ये वाले K पे ये आंसर है। और K डिपेंड करता है कि बीटा क्या है। सो डिपेंडिंग अपॉन द बीटा द मार्केट प्राइस विल चेंज। रिस्क के हिसाब से रिटर्न चेंज होगा, रिटर्न के हिसाब से प्राइस चेंज होगा। दिस इज द कोरिलेशन। सो दिस हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गॉर्डन एंड CAPM अप्रोच बोथ। थोड़ा टेक्निकल फील होगा बट बेटा इतना ही टेक्निकल है, इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में जाके CAPM मॉडल को रिसर्च करना, उसको अच्छे से पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है इस लेवल पे। एक ही क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ऐसे रिपीट करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना बस। तो उन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा था क्या हमने वो आंसर किया, यस। ठीक है, सो आई विल टेल यू दिस इज बिफोर डिसीजन, this is after decision. Okay, do it. ऊपर का लिखा कि नहीं।
गुड। चलो अभी देखो क्या क्या हो गया। अभी सिर्फ mm बचा है, ये वाला सम बचा है। ये सम ना बेटा गलती से इधर आ गया है, दिस सम। दिस इज वैल्यू ऑफ शेयर्स का सम है, जो आपको CMA फाइनल में। तो ये आपके सिलेबस का ही नहीं है, पढ़ोगे समझेगा भी नहीं आपको, बकवास बकवास चीजें दी है। देखो ना, वैल्यू पर इक्विटी शेयर, ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करके CMA फाइनल में चैप्टर आएगा, तब पढ़ना है, अभी इसमें नहीं है। और उसमें इन्फॉर्मेशन भी आधा दिया है। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी तो एक बार के लिए मैं सॉल्व भी कर देता, लेकिन इन्फॉर्मेशन आधा है तो सेंस नहीं बनता है।